नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एचएन एग्जाम्स में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डेली शो में जो अपना होता है 11 बजे सारे इंपॉर्टेंट एक्ट ऑफ एनवायरनमेंट। बेहद इंपॉर्टेंट ये कक्षा होगी। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, एनवायरनमेंट अगर आपकी परीक्षा में आता है तो कोई ना कोई एक्ट आपसे पूछा ही जाता है। इस वीडियो में हम लोग सारा एक्ट आप सभी से देख लेंगे। क्लासेस की पीडीएफ जो होती हैं वो अगर आपको हमारे क्विक रिविजन नोट्स चाहिए तो आप एचएन अध्ययन के स्टडी मटेरियल सेक्शन से जीएस का बैच बाय कर सकते हो, जीएस का स्टडी मटेरियल बाय कर सकते हो। और अगर आपको मल्टीपल एग्जाम्स की तैयारी करनी है, जैसे आपको लोअर की तैयारी करनी है, इलाहाबाद हाई कोर्ट तैयारी करनी है, यूपी पीएससी आरओ की तैयारी करनी है, किसी टीचिंग एग्जाम तैयारी करनी है या कोई भी एग्जाम तैयारी करनी है, तो आप हमारा मास्टर जो है प्रेप बैच ले सकते हो जीएस का। इसमें एक ही बैच में जिसकी प्राइस केवल 749 रुपए रखी गई है, आपको मल्टीपल बैचेस मिल जाते हैं, तो आप अलग अलग बैचेस लेने से बच जाते हो, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स में चीजें कॉमन होती हैं। थोड़ी थोड़ी चीजें अंतर होने के लिए आपको अलग बैच लेने की आवश्यकता नहीं। क्लास की पीडीएफ के लिए आप क्या कर सकते हो, हमारे स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन से जाकर के आप हमारा बैच बाई कर सकते हो। इसका नाम है जीएस कंटेंट बैच, जिसकी फीस केवल 249 रुपए है, जिसमें आपको हर सब्जेक्ट का नोट्स मिल जाएगा, 10,000 प्रश्नों का क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा और बहुत सारी चीजें जो है करंट अफेयर के साथ इसमें आपको मिल जाने वाली है। चलिए, तो आज हम लोग इन्वायरमेंट के एक्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। इंपॉर्टेंट एक्ट ऑफ इन्वायरमेंट बेहद इंपॉर्टेंट कक्षा होगी, इसका विशेष ध्यान दीजिएगा। ये इंडिया के जो भारत सरकार ने जितने भी एक्ट निकाले हैं, साथ ही साथ जो इंटरनेशनल एक्ट हैं, उन चीजों के बारे में, दोनों चीजों के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलें। सबसे पहला जो है वो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, वन्य जीव अधिनियम, इसे हिंदी में कहते हैं वन्य जीव अधिनियम। इसको ध्यान देंगे सभी लोग। ये एक्ट आता है आपका 1972। ठीक है, अब नाम से ही पता है कि वन्य जीव अधिनियम जो है ये किसके लिए आता है? प्रोटेक्ट वाइल्ड एनिमल्स, जो जंगल के एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, इनके प्रोटेक्शन के लिए आता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे सभी लोग। उसके बाद एक एक्ट आता है, वो है वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट। देखो, आप सभी को पता होगा कि 90-75 के दशक में पश्चिम बंगाल या कई राज्यों में जो है वाटर में आर्सेनिक, यूरेनियम, कई सारी चीजें पाई जाने लग गई थी। उसी को देखते हुए सरकार ने वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल एक्ट लाया था 1974 में। इसी के एक साल बाद देश में इमरजेंसी भी लगती है। इसी के थ्रू हमने सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की स्थापना भी इसी सेम ईयर में की थी। इसका भी विशेष ध्यान रखेंगे। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, ठीक है, वनों का जो संरक्षण करना है, जैसे हिंदी में कहते हैं वन संरक्षण अधिनियम। क्या कहते हैं? वन संरक्षण अधिनियम इसे हिंदी में कहते हैं। इसका ध्यान देंगे, ये 1980 में आता है। ठीक है, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट जो है परमिशन देता है फॉर माइनॉरिटी फॉर डाइवर्जन ऑफ पीपल्स। ठीक है, इसके बड़ा इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखेंगे। वाटर के बाद 1900 जो है आपका एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट आता है 1981 में। एक बात मैं आपको यहाँ पे और बता देता हूँ, आप इसको ध्यान देंगे। जब 74 में एक्ट आया था ना, इसी पे वाटर के ऊपर एक सेस लगाया जाता है, वो पूछता है कभी कभी परीक्षाओं में कब, तो वो 1977 में लगता है। इसको ध्यान देंगे। तो एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट आपका आता है कब? 1981 में। कंट्रोल एयर पोल्यूशन फ्रॉम इंडस्ट्रीज एंड व्हीकल्स, ठीक है, ये आता है 1981 में। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कहते हैं इसको हम लोग, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। ये आपका आता है 1986 में और इसी एक्ट को हम लोग अम्ब्रेला एक्ट के नाम से भी जानते हैं। इस एक्ट के नाम जानते हैं, अम्ब्रेला एक्ट के नाम से ही जानते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट एक्ट है। अगर आपको किसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, किसी नेशनल पार्क को जो है अधिसूचित करना होता है या इसको इको सेंसिटिव जोन घोषित करना होता है, तो हम इसी एक्ट के माध्यम से कर सकते हैं। जैसे अभी भारत सरकार ने, आप सभी को पता होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी जो है पार्वती अर्गा जो है उसको वाइल्ड आपका जो है प्रोटेक्शन एरिया घोषित किया था, संरक्षण क्षेत्र घोषित किया था। तो इसी एक्ट के तहत उसको घोषित किया गया था। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट भारत में बहुत भीषण गंभीर समस्या के बाद आती है, वो होता है भोपाल गैस ट्रेजेडी। ठीक है, आपको पता होगा कि 1984 में भोपाल में एक बहुत भयंकर गैस ट्रेजेडी होती है। उसी ट्रेजेडी को कंट्रोल करने के लिए बाद में इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट लाया जाता है। 3 दिसंबर 1984 का एक्ट था। एक केस था भोपाल गैस में, एक बहुत भयंकर केस होता है 1984 में। उसके बाद इस एक्ट को इंट्रोड्यूस किया जाता है। अगला है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट। ठीक है, ये आपका बायोडाइवर्सिटी एक्ट या बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट बोल सकते हो। ये 2002 में आता है। इंप्लीमेंट कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जो सीबीडी का कन्वेंशन हम लोग ने किया था इंटरनेशनल तरीके से, उसको करने के लिए, और इसी के तहत हम लोग बनाते हैं एनबीए। एनबीए क्या है? नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी।
क्या नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी बनाते हैं हम लोग सन 2003 में। कब बनाते हैं? अथॉरिटी 2003 में। और इसका जो हेडक्वार्टर पूछे कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर पूछे तो वो है आपके चेन्नई में। किसका? नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी का। फिर हम लोग लाते हैं फॉरेस्ट राइट एक्ट FRA। ये आता है आपका 2006 में, यानी कि जो जंगल में आदिवासी रहते हैं उनको उसका अधिकार मिल सके, उसके लिए हम लोग लाते हैं फॉरेस्ट राइट एक्ट FRA 2006 में आता है। रिकग्नाइजेशन द राइट्स ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड फॉरेस्ट डेवलपर ओवर फॉरेस्ट लैंड, ये आता है आपका 2006 में। ठीक है, तो बैगा ऐसी पहली जनजाति होती है, बैगा, इसको ध्यान रखेंगे। बैगा ऐसी पहली ट्राइब होती है जिनको इस एक्ट के तहत लाभ मिलता है। फिर अगला जो एक्ट आता है वो है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010। इसकी स्थापना हम लोग करते हैं 18 अक्टूबर 2010 को। ठीक है, ये क्या करता है? स्पीडी डिस्पोजल ऑफ एनवायरमेंटल केसेस। एक प्रकार से ये कोर्ट है एनवायरमेंट से संबंधित मुद्दों का, 2010 में आया था। अभी इसके जो इस समय चेयरमैन है वो सी प्रकाश जी हैं, इसका ध्यान रखेंगे। चले, कैंपा एक्ट 2016 में आता है। फंड्स कलेक्टेड ऑन फॉरेस्ट डाइवर्जन मस्ट बी यूज फॉर कंपनसेटरी ऑफ एफॉरेस्टेशन। मतलब जैसे मान के चलिए आपने किसी भी स्थान से पेड़ों की कटाई कर ली, उस पेड़ की कटाई के बदले आपको दूसरे प्लेस पे पेड़ को लगाने पड़ेंगे, उसके लिए कैंपा एक्ट आता है 2016 में। चलें, अब आते हैं थोड़ा इंटरनेशनल कन्वेंशन पे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहला है आपका रामसर कन्वेंशन। ठीक है, कौन सा कन्वेंशन? रामसर कन्वेंशन 2 फरवरी 1971। कब आता है ये भैया? 2 फरवरी 1971 को आता है। क्यों? कंजर्वेशन ऑन वाइड यूज ऑफ वेटलैंड। इस समय अगर देखा जाए भारत में 75 नहीं, इस समय भारत में 98 से ज्यादा जो है रामसर साइट्स हो चुके हैं, और सबसे ज्यादा तमिलनाडु में है 20। यूपी की बात करें तो यूपी में 11 है, और अभी यूपी का 11वां जो रामसर साइट बना है उसका क्या नाम है आपको कमेंट करके लिखना है। साइट्स ये आता है 1973 में। कंट्रोल इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज फ्लोरा एंड फौना। जैसे मान के चलो किसी स्पीसीज का इलीगल तरीके से ट्रेड हो रहा है, हाथी हो गई, चीता हो गया, इनका हो गया, उसके लिए एक एक्ट लाया गया था, उसको ध्यान देंगे। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वेरी इंपॉर्टेंट, ओजोन लेयर के संरक्षण के लिए इसको लाया गया था 1987 में। 1989 में इसको लागू किया जाता है 16 सितंबर को, और इसी 16 सितंबर को हम लोग ओजोन डे के रूप में भी मनाते हैं, इसको ध्यान रखेंगे सभी लोग। बेसल कन्वेंशन 1989 में आया था। कंट्रोल्स ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट एंड डिस्पोजल ऑफ हजार्डुअस वेस्ट, ये किसके लिए आया था? हजार्डुअस वेस्ट के डिस्पोजल के लिए। CBT ये रियो अर्थ समिट में इसकी घोषणा की गई थी, आपको सभी पता होगा, 1992 में। कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, सस्टेनेबल यूज एंड बेनिफिट शेयरिंग, तो इसको ध्यान रखेंगे। UNFCCC जिसे रियो अर्थ समिट में इंट्रोड्यूस किया गया था। फ्रेमवर्क 1992 में, तो ध्यान देंगे। अ फ्रेमवर्क कन्वेंशन टू कंट्रोल ग्रीन हाउस गैसेज, किसके लिए? GHG के लिए आया था। क्योटो प्रोटोकॉल मोस्ट इंपॉर्टेंट 1997 में आता है, ग्रीन हाउस गैसेस के इमिशन के लिए। याद रखेंगे ये आता है 97 में, लेकिन ये लागू अगर पूछे कब होता है, लागू होता है ये 2005। ठीक है, रूस के साइन करने के बाद ये लागू किया जाता है। कार्टजाना प्रोटोकॉल 2000 में आता है। सेफ ट्रांसबॉडी ट्रांसफर ऑफ लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म LMOs। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे, ये आता है आपका सन 2000 में। नगोया प्रोटोकॉल 2010 में आता है। एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग ऑफ जेनेटिक्स रिसोर्स अंडर CBD, ये आता है आपका 2010 में। पेरिस एग्रीमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट 2015 में आता है। ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए आपको पता होगा कि भारत ने इसी के तहत जो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना की है, जिसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में है। भारत और फ्रांस का एक संयुक्त गठबंधन के तौर पे इसको अपनाया गया था। ये सारी बातें याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। चलो, अभी जो हमने आपको बताया शॉर्ट फॉर्म CPCB का मतलब था सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। वाटर एक्ट 1974 के तहत आया था। SPCB का मतलब था स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। वाटर एक्ट 1974 के तहत आया था, इसको ध्यान रखेंगे। बाकी चीजों का फुल फॉर्म देख लीजिए, कभी कभी परीक्षाओं में ना फुल फॉर्म ही पूछ लेता है आपसे। तो MOEFC का मतलब है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज, ये आया था 1986 में, एनवायरमेंट पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत। NBA का मतलब यहां था नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, जिसकी स्थापना मैंने आप सभी से कहा कि 2003 में बनती है। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 के तहत, जिसका हेडक्वार्टर मैंने आपसे कहा कि चेन्नई में है। NGT का फुल फॉर्म है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ध्यान देंगे सभी लोग। NGT एक्ट 2010 में आता है 18 अक्टूबर को, ये डेट भी याद रखेंगे सभी लोग। CEQ
इंडिया के मतलब देखोगे नेशनल एनवायरमेंट अप्रेजल कमेटी बोलते हैं इसे, ये भी 1986 के एक्ट के तहत आया था। चलें अब कुछ चीजों को याद करने का तरीका देखो, जैसे वाइल्ड लाइफ एक्ट जो आपका आता है 1972 में, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आता है 1972 में, सेम ईयर एज स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, जिसे आप लोग पहला अर्थ समिट कहते हो। इसी साल स्टॉकहोम में एक कॉन्फ्रेंस होता है 1972 में, आप सभी को पता होगा। और यही हम लोग क्या कहते हैं 5 जून को क्या पर्यावरण दिवस मनाने की बात करते हैं, पर्यावरण दिवस मनाने की बात यहीं पे करते हैं स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में, और पहली बार इसको हम 1973 में मनाते हैं। जो आपका एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 से आप लोग अम्ब्रेला एक्ट कहते हो, आपको पता होना चाहिए कि भोपाल गैस की जो ट्रेजेडी हुई थी 84 में, उसके बाद आता है, उसके 2 साल बाद इसको लाया जाता है। 87 का जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था, मोस्ट सक्सेसफुल एनवायरमेंट ट्रीटी से बोलते हैं, जो एनवायरमेंट जो ओजोन के लेयर के रिकवरी के लिए है। 1992 इसमें सीबीडी भी आया था, यूएनएफसीसीसी भी आया था, और अर्थ समिट 1992 का ब्राजील भी हुआ था। और एक बात यहाँ पे याद रखेंगे, प्रोजेक्ट एलिफेंट भारत में, प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है भारत में इसी साल लाया गया था 1992 में, ठीक है। चलो 72 के बाद एक साल बाद हम लोग टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर लाते हैं, क्या प्रोजेक्ट टाइगर लाते हैं एक साल बाद 1973 में, इसको भी ध्यान रखेंगे। 1997 का प्रोटोकॉल याद रखेंगे, क्योटो वाला, ठीक है भाई। एनेक्स 1 नेशन हैविंग बाइंडिंग टारगेट्स इसका था, मैंने कहा ये आपके ग्रीन हाउस गैसेस से संबंधित था, और 2005 में इसको लागू किया जाता है। चलिए 2010 में एनजीटी भी होता है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भारत में बनता है, और उधर नगोया प्रोटोकॉल भी होता है, इसको भी ध्यान रखेंगे, दोनों को एक साथ करके आप याद कर सकते हैं। चलो 2015 का पेरिस एग्रीमेंट, इसी कॉप 21 पेरिस इंडिया टारगेट जो है नेट जीरो भारत का जो डिविजन का टारगेट है वो 2070 है। जो पेरिस एग्रीमेंट होता है उसमें 1.5 डिग्री से कम टेम्परेचर करने की बात कही जा रही है। इसी के तहत इंटरनेशनल सोलर अलायंस का एक हेडक्वार्टर बनाया गया है गुरुग्राम हरियाणा में। भारत ने अपने नेट जीरो को जो टारगेट रखा है वो 2070 रखा है। इस 2070 तक ही भारत अपनी जनसंख्या को स्थिर कर लेगा, इसकी भी बात कह रहा है। तो ये सारी बातें याद रखेंगे, जितना इंपॉर्टेंट एक्ट थी याद रखेंगे। इसकी पीडीएफ आपको एचएन एग्जाम्स के टेलीग्राम चैनल मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। इस पीडीएफ को आपको वहां पे दे देंगे। बाकी कंप्लीट एनवायरनमेंट के नोट्स सब क्लासेस के लिए आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपको सिर्फ नोट्स चाहिए, सिर्फ कंटेंट चाहिए, तो आप हमारे जीएस कंटेंट बैच से जुड़ सकते हैं, जहां आपको क्विक रिव्यू नोट्स, पीवाईक्यू क्वेश्चन बैंक, 12 महीने की करंट अफेयर पीडीएफ, ये सारी चीजें मिल जाएंगी। और अगर आप तैयारी करना चाहते हैं भरपूर अलग अलग परीक्षाओं की, तो जिस परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं उस फोल्डर में चले जाइए। जैसे मान लीजिए आप इलाहाबाद हाईकोर्ट तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमारे एएससी फोल्डर में चले जाइए। वहां पे आपको इलाहाबाद हाईकोर्ट का पूरा नोट्स मिल जाएगा, पूरा का पूरा जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट का समीक्षा बैच मिल जाएगी। और आपको मल्टीपल एग्जाम देना है तो आप ये बैच बाई कर सकते हो। इसी तरह अगर आपको जो है अलग परीक्षाओं के, जैसे यूपीपीएससी की परीक्षाओं की तैयारी करनी है, तो यूपीपीसीएस करना है तो आप उसका बैच कर सकते हो, हेल्थ एजुकेशन चाहिए तो उसका बैच कर सकते हो। और अब आपको पता है इलाहाबाद हाईकोर्ट के साथ साथ यूपीपीएससी आरओ एरो का भी वैकेंसी आने जा रही है, तो उसके कंटेंट का बैच भी और उसका फुल बैच भी अवेलेबल है, तो आप अपनी सुविधा अनुसार लेकर के पढ़ सकते हो। अगर आपको मल्टीपल बैच नहीं लेकर के एक ही बैच में सब कुछ चाहिए तो मास्टर बैच ले लीजिएगा। बाकी सभी को शुभकामनाएं। क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा।